जरा इस बात को समझाइए कि हॉर्मुज को लेकर कहा जा रहा था कि हॉर्मुज खाड़ी या इस गेटवे को अगर बंद करने का निर्णय या धमकी बार बार ईरान की तरफ से दी जा रही थी, अगर ये एक्शन लिया जाता है तो कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि 26% से ज्यादा जो ऑयल का निर्यात आयात निर्यात है वो इसी गेटवे से होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान खुद की जो एक्सपोर्ट है हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, और ज़्यादा देशों की जो एक्सपोर्ट है, जैसे सऊदी से इंडिया आता है, भारत से यूरोप, वो सारे हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए, ईरान अभी उस स्टेज पे नहीं है जहां ईरान कुछ रेडिकल स्टेप ले सके। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। जी जी। एक तो ईरान का रेजिमेंट जानता है वो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि सारे ईरानियन, मेजॉरिटी ऑफ ईरानियन ईरान का जो इस्लामिक स्टेट है उसके अगेंस्ट में है, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए आपको पता होगा अब तक कि इजराइल का जो स्पाई नेटवर्क हो इतनी प्रिसाइज है, लड़ाई शुरू होने की 24 घंटे के अंदर सारे जितने मिलिट्री लीडर्स हैं सबको मार दिया इजराइल ने। तो इससे पता चलता है कि जनरल ईरानियंस जो है वो अपने रेजिम के खिलाफ है, नंबर 1। तो वो रेजिम गिरने का डर बहुत ज्यादा है। भले कितनी बात भी कर ले ईरान ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3-4 चीज हो चुका है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ईरान का जो एयर स्पेस है वो कंप्लीटली ओपन है। भले बहुत इजराइल और अमेरिका ने क्लियरली बता दिया कि नॉर्मल सिविलियन ईरानियन को कभी अटैक नहीं किया जाएगा। एक्चुअली अमेरिका ने कहा इवन ईरानियन फोर्स को भी अटैक नहीं किया जाएगा, ईरानियन सिविलियन का अटैक नहीं किया जाएगा। इजराइल ने क्लियरली बता दिया कि हम किसी ईरानियन को अटैक नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिवली मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करेंगे। तो इस हालत में, और पूरी वर्ल्ड इन जनरल ईरान के खिलाफ है एट प्रेजेंट मोमेंट, बहुत सारे कारण के लिए। ईरान का जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है वो और एक इस्लामिक नेशन है जिसकी नाम है सऊदी अरेबिया। आप लोग सब जानते हैं। जी जी। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच पावर स्ट्रगल चलते हैं, और इस पावर स्ट्रगल में पूरी मिडिल ईस्ट, 90% मिडिल ईस्ट की जितनी स्टेट्स है वो ईरान के खिलाफ है। पाकिस्तान की बात छोड़िए, पाकिस्तान तो पागलपन रहता है, वो कभी यहाँ बात करते कभी वहाँ बात करते। शायद पाकिस्तान ने हेल्प किया भी होगा अगेंस्ट ईरान, तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत कम है वैसे ही। तो मेरे ख्याल से ये जो बड़े बड़े बात ईरान की लीडरशिप कर रहा है वो कितनी कर पाएगा उसमें काफी क्वेश्चंस है। दूसरी बात है जेराल्ड फोर्ड और दूसरा पूरा फ्लीट मतलब ओवर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी 60,000 टन से ज्यादा वजन, और पूरा उसकी फ्लोटिला वहां पे घूम रहा है। जी। तो ईरान ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगा, वो ट्राई जरूर करेगा। प्लस अल्टीमेटली ईरान भी चाहेगा कि किसी तरह इसको कूल डाउन करे, क्योंकि बहुत बड़ा संभव है कि उनकी रेजिम चेंज हो जाए ईरान में, जिसके डर उनकी खुद है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो लोग देते रहते हैं, लेकिन कितनी डैमेज एक्चुअली कर पाएगा सर, लेकिन इस डैमेज को लेकर भी हमें समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है, मैं चाहूंगी टिक्कू सर आप इस बात को जरा समझाइए, तेज टिक्कू जी, कि अमेरिका भी बखूबी जानता है कि आखिर ईरान के पास में क्या पावर है, उसकी न्यूक्लियर क्षमता किस तरह से है, और अगर अमेरिका का हस्तक्षेप होता तो उसके बाद के उसके परिणाम क्या होते। एक तरफ ये भी कहा गया, अमेरिका की ही तरफ से कहा गया था कि पहले सिचुएशन को देखा जाएगा उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 2 दिनों के बाद में ही अमेरिका सीधे सीधे ईरान पर अटैक कर देता है। सर, ऐसी क्या परिस्थिति आपको बनती नजर आई कि अमेरिका ने यह निर्णय इस तरह से और इस तेज गति से लिया? नैना जी, एक तो मुझे आप लोगों का ऑडियो में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैं पूरा सुन नहीं पाया जो मेरे को पैनलिस्ट बता रहे थे, लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ इश्यूज जो हैं सामने आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने जो 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किए हैं, अमेरिका ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा कि वो तीनों साइट्स में हमने कंप्लीट सक्सेस हासिल की है और वो तीनों साइट जो है खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। लेकिन रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट मेदवेदेव ने अभी अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि तीनों परमाणु जो जगह थी उसमें
इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका बता रही है। तो पहला कंट्राडिक्शन तो यहाँ है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका चाहता था कि इतना सारा नुकसान होने के बाद ईरान जो है शायद सरेंडर तो खैर नहीं करेगा, लेकिन वो सोचे थे कि वो पीस के आगे अमन शांति बनाने की आगे आएगा, ये बोलेगा कि हम युद्ध आगे नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। बल्कि मैं ये सोचता हूं कि अमेरिका के स्ट्राइक के बाद वो प्रॉक्सी जो अभी तक चुप करके बैठे थे, उन्होंने भी अब स्टेटमेंट दी है कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, उसमें जितने भी अरब देश थे अभी तक सब चुप करके बैठे हुए थे, लेकिन अब मजबूरन उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ा, एक स्टैंड लेना पड़ा है कि उन्होंने तकरीबन सबने अमेरिका को कंडेम किया है। लेकिन उनके कंडेमनेशन के बाद वो कुछ कार्रवाई करेंगे मुझे तो नहीं लगता है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान के बारे में मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि वो एक डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। उनके सिविलियन प्रधानमंत्री कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उनका जो चीफ है, जो सबसे पावरफुल चीफ है, वो अमेरिका में ट्रम्प साहब से बातचीत कर रहे हैं कि वो कैसे ईरान के ऊपर जो हमला हो रहा है उसमें अमेरिका की कैसे मदद करे। तो लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अब ईरान के पास क्या विकल्प है? देखिए, ईरान के पास, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बताया कि वो उसको बंद करेंगे। मुझे लगता है उससे अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अमेरिका उसके ऊपर इतना निर्भर नहीं है, उसके एलाइज है निर्भर। लेकिन चाइना सबसे ज्यादा निर्भर, उनका 20% तेल वहां से आता है। हाँ। तो क्या चाइना का नुकसान तो नहीं चाहेगा ईरान करना, क्योंकि उसका एलाई है। दूसरी बात यह है कि अगर युद्ध आगे बढ़ता गया, और जो हम देख रहे हैं कि आज की मॉर्निंग के स्ट्राइक्स के बाद इजरायली टेल अवीव के ऊपर और हाइफा के ऊपर बमबारी बहुत जबरदस्त हुई है, और काफी सारा नुकसान हो गया है। जी, तो किस हद तक इजराइल उसको टॉलरेट कर, क्योंकि इजराइल के पास ना इतने लोग हैं, ना इतनी जमीन है कि वो इतने सारे। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल के पास में भले इतनी क्षमता ना हो, लेकिन अमेरिका के पास में इसकी क्षमता है, और ये बात इजराइल और अमेरिका बखूबी जानते हैं। जिस तरह से सरेंडर की आपने बात कही, वो इस बात को एक तरह से दर्शाता भी है।